नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, इन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनमें से ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है इस सीरीज में जो लगातार आने वाले समय में भी पूछे जाते रहेंगे। स्टैटिक नेचर के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹1 crore डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है एक्स लिमिटेड की 1 करोड़ रुपए, जो 10 रुपए प्रति एक के शेयर में विभाजित है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किए 80,000 शेयर इशू करके। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरी 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। ऑल मनी वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20,000, छोड़ करके फाइनल कॉल पे 20,000 रुपए, मतलब 80,000 शेयर्स पे सब पैसा मिल गया, लेकिन 20,000 रुपए फाइनल कॉल में से बचे हुए हैं जो नहीं मिले हैं अभी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 10% के रेट से। अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी, डिविडेंड की अमाउंट होगी कितनी? तो डिविडेंड जो दिया जाता है वो कॉल्ड अप, वो पेड अप अमाउंट पे दिया जाता है। हमें इसमें ये देखना है पेड अप अमाउंट कितना है। टोटल 80,000 शेयर इशू हुए थे, 80,000 की एप्लीकेशन भी आई और वो अलॉट भी कर दिए, सारा पैसा मांग भी लिया। तो 80,000 पे 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 8 लाख रुपए तो कॉल्ड अप है, और 8 लाख में से 20,000 जो है ये एरियर बचा हुआ है। इसका मतलब जो पेड अप है वो 8 लाख में से माइनस करेंगे 20,000, यानी कि 7,80,000 इज पेड अप कैपिटल। अब 10% के रेट से 7,80,000 पे जितना अमाउंट बनता है वो डिविडेंड के लिए पेबल होगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 78,000। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर 10 रुपए प्रति एक का, ऑन विच ₹5 per शेयर वर पेड, जिसपे 5 रुपया पेड है। टोटल 20 रुपए फॉरफिट किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर था, इन पे 5 रुपए पे हो चुके हैं। द कंपनी इशूड दीज शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 फुल्ली पेड अप। कंपनी ने 8 रुपए के रेट से फुल्ली पेड अप मान करके ये शेयर फिर से इशू कर दिए। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? तो देखिए, जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो उस पे जो अमाउंट कंपनी को प्रीवियसली मिल चुका है वो फॉरफिट हो जाता है। अमाउंट फॉरफिट मतलब वो जब्त हो जाता है। तो 5 रुपए पेड थे इन शेयरों पे, यानी कि एक शेयर पे 5 रुपए फॉरफिट हुए। जब ये शेयर इशू किए, री इशू किए, तो 8 रुपए में फुल्ली पेड, यानी कि फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए का पेड मान करके 8 रुपए लेकर के कंपनी ने ये फिर से किसी को इशू कर दिए। तो कंपनी ने इन शेयर पे फॉरफिट किए थे एक शेयर पे 5 रुपया, लेकिन जब री इशू किया तो कुछ डिस्काउंट दे दिया, 8 रुपए में बेच दिया 10 पेड अप मान करके। फुल्ली पेड अप मतलब 10, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कुल मिलाकर के कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जबकि इनके फॉरफीचर पे 5 रुपए कंपनी ने जब्त करे थे। तो 3 रुपए पर शेयर कंपनी को बच गया फाइनली। चूंकि ये रीइश्यू हो चुके हैं, अब ये जो 3 रुपया ये शुद्ध बचत हो गई है कंपनी की शेयर के रीइश्यू और फॉरफीचर के मिलाकर के। तो 3 रुपए की जो बचत है ये एक पूंजीगत लाभ है, इसलिए ये पूंजी संचय में यानी कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 3 रुपीज पर शेयर, टोटल 20 शेयर है, 20 इंटू 3 60 रुपीज, टोटल 60 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ शेयर्स। शेयर के सरेंडर का इफेक्ट होता है ठीक वैसे ही जैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी फॉरफीचर। देखिए सरेंडर ऑफ शेयर और फॉरफीचर का अकाउंटिंग इंप्लीमेंटेशन सेम होता है, एक ही इंपैक्ट पड़ता है। फर्क केवल इतना रहता है कि जो सरेंडर ऑफ शेयर होता है उसमें शेयर होल्डर स्वयं सरेंडर करता है, शेयर को एप्लीकेशन लिख देता है, बता देता है कि भाई मैं इन पे पैसे नहीं दे पाऊंगा, जो पैसा मेरा आज तक जा चुका है वो जब्त। तो फॉरफीचर ही होता है ये भी, बस इसमें जो इनिशिएटिव लेता है वो शेयर होल्डर स्वयं लेता है। जबकि फॉरफीचर के केस में होता ये है कि शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता है और जो इनिशिएटिव होता है फॉरफीट करने का वो डायरेक्टर्स लेते हैं कंपनी के। इतना अंतर है, बाकी ये सेम ही होता है बिल्कुल। नेक्स्ट, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स के रीइश्यू होने के बाद बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। अगर कोई बैलेंस बचेगा फॉरफीचर अकाउंट में तो वो कहां ट्रांसफर होता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी कैपिटल रिजर्व। पूंजीगत संचय में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉरफिटेड अमाउंट एक तरह से कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर के दिए गए पैसे को जब्त कर लेती है, वो कंपनी की इनकम है। लेकिन ये जो इनकम है ये कैपिटल इनकम है, यानी कि पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है ये पूंजीगत लाभ, और इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड। वह लोग जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वो कौन होते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सब्सक्राइबर टू मेंबर ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनको कहा जाता है। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम के अभिदाता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ कैपिटल which can be called up at the time of winding up of capital is called। कैपिटल का वो हिस्सा जिसको केवल कंपनी के समापन के समय मंगाया जा सकता है उसको कहा जाता है क्या? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए रिजर्व कैपिटल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वो कैपिटल है जिसको रिजर्व कर दिया गया है उस समय के लिए जब कंपनी वाइंड अप हो, तब तक इसको नहीं मंगाया जाना है। नेक्स्ट, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनफेवरेबल बैलेंस का क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है तो कैपिटल में जोड़ देते हैं, और अगर पी एंड एल का अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है तो कैपिटल में से उसको घटा दिया जाता है। नेक्स्ट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10, अगर एक शेयर 10 रुपए का ऑन विच 6 हैज बीन पेड, जिसपे 6 रुपए पे हो चुके हैं, इस फॉरफीट अगर उसको फॉरफीट कर लिया जाए, इट कैन बी रीइश्यूड एट ए मिनिमम प्राइस ऑफ, तो उसको न्यूनतम कितने रुपए पे रीइश्यू किया जा सकता है? तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें कौन सा सही जवाब है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी ₹4 पर शेयर, और इसका कारण क्या है कि जब शेयर को रीइश्यू किया जाता है तो रीइश्यू के केस में कंपनी चाहे तो उसको प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम पूछा है इन्होंने। या रीइश्यू एट पार पे हो सकता है, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में भी रीइश्यू हो सकता था, या डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है। लेकिन बात यह है कि रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पे केवल उतना हो सकता है जितना उस शेयर पे कंपनी फॉरफीट कर चुकी है। कंपनी ने इस शेयर पे फॉरफीट किए हैं 6 रुपए, क्योंकि जो शेयर फॉरफीट हुए हैं इन पे 6 पेड हो चुके हैं। जो पेड होता है वही फॉरफीट भी होता है, वही जब्त भी होता है। तो ₹6 पर शेयर फॉरफीटेड है इन पे, यानी कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकती है 6 रुपए। तो जब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देगी कंपनी 6 रुपए, तब भी कंपनी को 4 रुपए तो मंगाने ही पड़ेंगे। तो 4 रुपए वो मिनिमम अमाउंट है जो रीइश्यू पे कंपनी प्राप्त करेगी ही करेगी। तो बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड
amount of capital that can be called up only on winding up of the company is known as। आ चुका है ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। शेयर प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जा सकता है इनमें से किसके लिए? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। शेयर प्रीमियम मनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रहता है, जो शेयर्स पे या डिवेंचर्स पे मिलने वाले प्रीमियम से बनता है, उसका जो यूज है, उसके स्पेसिफिक यूज है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। जिन कामों में बताया गया उन्हीं में भी यूज हो सकता है, बाकी किसी चीज में यूज नहीं हो सकता है। तो उनमें से एक यूज है कि इससे फुल्ली पेड बोनस शेयर भी इशू हो सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज शेयर या डिवेंचर पे अगर कोई इशू करने पे लॉस या डिस्काउंट होता है तो उसको भी राइट ऑफ करने में हो सकता है। इसके अलावा अगर प्रेफरेंस शेयर्स को या डिवेंचर्स को रिडेम्पशन करते समय कोई प्रीमियम देना पड़ता है तो वो भी कंपनी के लिए लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने में हो सकता है। इसके अलावा कंपनी अगर बाईबैक करना चाहती है अपने शेयर्स को तो उसमें भी इसका यूज कर सकती है। ये रिस्ट्रिक्टेड यूज है। नेक्स्ट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹8 हैज बीन कॉल्ड, अगर एक शेयर 10 रुपए प्रति एक का जिसपे 8 रुपए कॉल किए गए हैं, एंड 6 इज पेड और 6 रुपए पे हो चुके हैं, वो फॉरफिट होता है, देन शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से? तो कंपनी जब शेयर को कॉल करती है शेयर पे पैसा, तो जितने रुपए कॉल किए जाते हैं उतने से कैपिटल बनती है। जितने से कैपिटल बनती है उतने से ही कैपिटल कैंसल भी होती है जब शेयर को फॉरफिट करते हैं। तो चूंकि इस पे 8 रुपीज कॉल्ड अप है, इसलिए 8 रुपीज से ही कैपिटल को डेबिट भी किया जाएगा फॉरफीचर के समय। तो बी इसका सही जवाब है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड प्राय पे होते हैं किस पे? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, पेड अप कैपिटल। जितनी कैपिटल पेड अप होती है उसी पे डिविडेंड पे होता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बैलेंस शीट में किस हेडिंग के तहत दिखाया जाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंतर्गत। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किससे? सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उन पे जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उसी को डेबिट किया जाता है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अब कॉल मनी चाहे वो अलॉटमेंट है, चाहे वो फर्स्ट कॉल है, चाहे वो फाइनल कॉल है, अगर कॉल मनी नहीं दिया जाता है तो इस कारण से शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ द शेयर ऑफ ₹10 on which 8 is called up and 6 is paid is forfeited, state with what amount the share capital account will be debited। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 रुपीज। चूंकि शेयर पे 8 रुपए ही कॉल्ड अप है तो जब फॉरफिट होगा तो 8 रुपए ही कैंसल भी होंगे। नेक्स्ट, मॉडर्न लिमिटेड issued a prospectus for applying for 2000 shares। मॉडर्न लिमिटेड ने इश्यू किया प्रोस्पेक्टस 2000 शेयर्स के लिए। रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3000 शेयर, 3000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। 2400 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको ये 2000 शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए।
इफ विवेक हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, अगर विवेक ऐसा है जिसको 40 शेयर अलॉट हुए, देन फॉर हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड, तो कितने शेयर्स के लिए विवेक ने अप्लाई किया होगा। इसका तरीका होता है कि हमें विवेक के अप्लाइड शेयर निकालने हैं और विवेक के अलॉटेड शेयर हमें दे रखे हैं। विवेक के जो टोटल अलॉटेड शेयर हैं वो 48 हैं। हमको जानना, सॉरी, ये 40 शेयर है, विवेक को जो अलॉट हुए हैं टोटल वो 40 शेयर्स हैं। हमें जानना है कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अब इसका एक तरीका होता है कि इस 40 जो हमें दे रखा है अमाउंट, 40 जो शेयर दे रखे हैं अलॉटेड, इनके अप्लाइड हमें जानना है। तो इसका तरीका होता है कि जो पूरा रेशो होता है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। रेशो क्या हो रहा है इसमें, जिन्होंने अप्लाई किए 2400 उनको मिले हैं 2000, तो हमें ये जानना है इसने कितने अप्लाई करे होंगे। बस सिंपल तरीका है, जो टोटल अप्लाइड है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है उतने से जितने इसको अलॉट हुए हैं। तो अलॉट हुए 2000। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने इसने अप्लाई किए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाता है, 20 से 2 टाइम जाता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 आ जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इनमें से किसके लिए यूज हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। शेयर या डिवेंचर जब इश्यू होते हैं तो उनपे कोई कॉस्ट हो, उनपे कोई लॉस हो, उनपे कोई एक्सपेंस हो, उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स of rupees 1,25,000 in consideration of net asset of rupees 1 lakh, the balance rupees 25,000 will be debited to। अगर कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनसे हमने नेट एसेट 1 लाख रुपए के लिए, हमने कुछ एसेट इनसे नेट एसेट लिए जिनकी वैल्यू 1 लाख थी और हमने इनको फुल्ली पेड शेयर इशू कर दिए उसके बदले में 1,25,000 के, यानी कि 25,000 रुपए के शेयर एक्स्ट्रा हमने इनको दे दिए। तो बैलेंस 25,000 जाएगा कहां। इस केस में इसका मतलब यह बनता है कि इनकी वैल्यूएशन हमने ज्यादा समझी है और जो ज्यादा है वही गुडविल है, तो 25,000 रुपीज चले जाएंगे गुडविल के। अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो ऐसे बनेगी कि नेट एसेट डेबिट 1 लाख और गुडविल डेबिट 25,000 एंड टू शेयर कैपिटल 1,25,000। नेक्स्ट है, द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन की शेयर इश्यू करते समय शेयर की फेस वैल्यू का कितने परसेंट हो सकता है। तो जो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट, कॉल्स एंड एडवांस इज, कॉल्स एंड एडवांस क्या है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अ लायबिलिटी टू द फर्म। कॉल्स एंड एडवांस, क्योंकि एडवांस में मिल गया है कंपनी को, तो कंपनी के लिए या फर्म के लिए वो एक लायबिलिटी रहता है जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाए, जब तक उसका समय नहीं आ जाता है। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज एन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में से क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, फिक्टिशियस एसेट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के शुरुआत में हो जाते हैं, अगर वो बुक्स में बने हुए हैं तो एक फिक्टिशियस एसेट की तरह बैलेंस शीट में दिखते रहते हैं एसेट साइड में। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम, जब कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, दैट शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फुल और इन पार्ट फॉर,
उसको हम यूज कर सकते हैं पूरी तरह से या एक पार्ट के रूप में किस पे। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसके जो यूजेज हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, या बोनस शेयर फुल्ली पेड इशू करने में, या शेयर इशू या डिवेंचर इशू के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, या शेयर रिडेम्पशन या डिवेंचर रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने में, या शेयर बाईबैक के लिए। नेक्स्ट, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज कैन नॉट बी मेड आउट बाय द कंपनी आउट ऑफ। बाईबैक सिक्योरिटीज इनमें से नहीं किया जा सकता है, इनमें से किससे नहीं किया जा सकता है यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इन अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। सेम काइंड के शेयर अर्लियर पहले ही इशू कर रखे थे तो उसमें से नहीं हो सकता है। इसके अलावा बाईबैक सिक्योरिटी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, ये हो सकता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का प्रोसीड से, या फ्री रिजर्व्स कंपनी के पास है तो इनसे। नेक्स्ट, दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर जो 100 एक का था, जिसपे 60 कॉल्ड अप थे। इशूड एट पार टू करीना, जो करीना को इशूड थे, ऑन विच शी हैड पेड ₹20 पर शेयर, जिसपे उसने 20 रुपया पर शेयर पे किया था। तो 20 रुपया पर शेयर जो पे किया था वही कंपनी ने फॉरफिट भी किया है। आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वर रीइश्यूड टू रजनी फॉर ₹45 पर शेयर। इनमें से 150 शेयर रीइश्यू हुए रजनी को 45 पर शेयर के रेट से 60 पेड अप, मतलब यहाँ पे 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने रीइश्यू पे, 60 पेड अप मान करके 45। तो जो 15 रुपए का डिस्काउंट दिया है रीइश्यू पे, अब तरीका ये होता है कि रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो इन शेयर्स पे जो फॉरफिचर हुआ था उसी में से कवर करना होता है। तो ये शेयर जब फॉरफिट हुए थे तो इनपे 20 रुपीज पेड थे केवल, तो 20 ही फॉरफिट हुए थे, जब्त हुए थे। तो 20 में से 15 रीइश्यू का जो डिस्काउंट है ये माइनस कर देंगे, तो एक शेयर पे 5 रुपए शुद्ध बचत हो जाएगी कंपनी को रीइश्यू के बाद। ये जो बचत होती है जब कंपनी के शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो उसके बाद ये बची रह जाती है, और चूंकि ये एक पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो 5 रुपया पर शेयर बचा हुआ है, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी। टोटल शेयर उन्होंने जो रीइश्यू किए हैं वो 150 है, तो इन 150 पे 5 रुपए के रेट से जितना बचेगा 750 आ जाएगा। 150 इंटू 5 750, यही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट, the portion of capital which can be called only at the time of ending up of company is known as। केवल कंपनी के समापन के समय जिसको मंगाया जाएगा उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, गार्डन लिमिटेड ने फॉरफिट किए 450 शेयर 10 ईच के थे जो इश्यू हुए थे ₹1 के प्रीमियम पे, ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। इस पे प्रीमियम समेत 8 रुपया मंगाया जा चुका था, एंड 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, और प्रीमियम समेत 6 रुपए पे भी हो चुके थे। 350 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड। इन शेयर्स में से 350 शेयर रीइश्यू हुए, 7 ईच 8 पेड अप, 7 रुपए प्रत्येक में 8 पेड अप मान करके। व्हाट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा यह बताना है। तो ऐसे केस में कैलकुलेशन बड़ी सीधी रहती है, डायरेक्ट की जा सकती है। हमें यह जानना है कि पर शेयर फॉरफिट कितना हुआ, क्योंकि इन्होंने 6 रुपए पे किए थे अब तक, जिसमें प्रीमियम भी शामिल था। तो प्रीमियम अगर एक बार पे कर दिया है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है, बाकी जो कैपिटल का अमाउंट है फॉरफिचर में वही उसी की कैलकुलेशन होती है। तो 6 रुपए में जो पेड है उसमें 1 रुपए तो प्रीमियम का वो हटा दीजिए, बाकी पर शेयर 5 रुपए जो है वो कैपिटल के पेड है, वहां फॉरफिट माने जाएंगे। तो जो फॉरफिचर है वो 5 रुपए पर शेयर है। इन्होंने रीइश्यू करे 350 शेयर, और वो 7 रुपए में 8 पेड अप मान करके, 7 रुपीज में 8 पेड अप मान करके इन्होंने रीइश्यू किए। इसका मतलब 1 रुपए का ये डिस्काउंट दे रहे हैं।
तो 5 में से 1 रुपये ये रीइश्यू पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ये माइनस कर देंगे, यानी कि शुद्ध रूप से रीइश्यू के बाद 4 रुपये कंपनी के पास इन शेयरों पे बचे रह जाएंगे। चूंकि ये रीइश्यू हो चुके हैं तो अब इस फॉरफीचर अमाउंट की कोई जरूरत है नहीं, तो ये शुद्ध लाभ हो गया और इसलिए कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4 रुपये पर शेयर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। टोटल शेयरों की संख्या 350 जो रीइश्यू हो रहे हैं, तो 350 इंटू 4 करेंगे और ये आ जाएगा 1400 यानी कि 1400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट, uncalled amount on shares which can be called only at the time of company's liquidation is called। केवल कंपनी के लिक्विडेशन पे मंगाया जा सकता है, ऐसे अनकॉल्ड अमाउंट को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन द फॉरफीचर एंट्री, तो ये भी कई दफे आ चुका है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विद द कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। नेक्स्ट, a company forfeited 200 shares of ₹100 each। एक कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए, 100 रुपए का एक था। 70 कॉल्ड अप, इस पे 70 रुपए कॉल्ड अप है। ऑन विच द शेयर होल्डर पेड ₹50 पर शेयर, इस पे शेयर होल्डर ने पे किए ₹50 पर शेयर। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹80 फुल्ली पेड अप। The share forfeited account will be debited in the reissue entry with। यहाँ पे केवल ये पूछा है कि रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। अब देखिए, जब रीइश्यू करते हैं तो जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो शेयर फॉरफीचर से चार्ज कर लेते हैं, उतने से ही शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा। यहाँ पे इन्होंने रीइश्यू करे हैं ₹80 में फुल्ली पेड अप मान करके, यानी कि रीइश्यू पे फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपए, तो रीइश्यू पे जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं ये 20 रुपए दे रहे हैं। यह 20 रुपए ही ये शेयर फॉरफीचर से लेंगे और इसी से शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा रीइश्यू की एंट्री में। तो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से देख लें टोटल शेयर कितने हैं जो ये रीइश्यू कर रहे हैं। 200 शेयर इन्होंने फॉरफिट करे थे, इन्हीं को ये रीइश्यू कर रहे हैं। तो 200 इंटू 20 हो जाएगा, इतने से ही फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि 4000। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है (1506) शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फॉरफिटेड इफ। एक कंपनी के शेयर फॉरफिटेड होते हैं यदि। ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड। अगर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी या दोनों ही अनपेड हैं तब। दरअसल अलॉटमेंट भी एक तरह से कॉल मनी ही होता है, ये भी कॉल पे ही आता है। इस क्वेश्चन में चूंकि इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे ऑप्शन इस हिसाब से थे कि कॉल मनी सही जवाब था क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था। यहाँ पे ये कॉल मनी अनपेड यहां दे रखा है और यहां दे रखा है अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। तो चूंकि यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो रहा है इसलिए ये सही जवाब है, और ये अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी कह रहे हैं या बोथ कह रहे हैं, तो ये इसलिए सही जवाब हो जाता है ड्यू टू ऑप्शंस। नेक्स्ट है द शेयर्स अलॉटेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर अलॉट किए गए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के, रिसीव्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड। इनको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, बोनस शेयर। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने रिजर्व्स ज्यादा होने पर शेयर इशू कर देती है और बदले में कुछ अमाउंट लेती नहीं है तो उनको बोनस शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, क्यू लिमिटेड ने फॉरफिट किए 360 शेयर 100 ईच के, ₹100 प्रति एक के, जो कि इशू हुए थे एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% डिस्काउंट पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹50 पर शेयर, क्योंकि उन्होंने ₹50 पर शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था। हालांकि अब जो डिस्काउंट है वो नए एक्ट के तहत अब अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो वो समझ जरूर होनी चाहिए। कंसेप्ट अपनी जगह हमेशा बना रहता है, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से कभी अलाउ हो जाए। नेक्स्ट है
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दिस शेयर एट ₹20 पर शेयर वाज नॉट मेड। इन शेयर पे 20 रुपए की फाइनल कॉल मेड ही नहीं की गई अभी तक। तो 50 रुपए तो उन्होंने अभी तक मंगा, सॉरी 20 रुपीज फाइनल कॉल के मंगाए ही नहीं थे, 20 रुपी मंगाए ही नहीं। तो इसका मतलब अभी तक मंगाए इन्होंने 80 ये कॉल्ड अप थे। अब इनमें से वो कह रहे हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 रुपए का अलॉटमेंट मनी आया नहीं, तो जो अलॉटमेंट थी वो 50 रुपए की थी, ये भी इससे क्लियर हो गया। आगे ये कह रहे हैं द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। अब ये फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो गए फिर से 90 रुपी पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड मान करके। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर रीइश्यू। रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सीधा तरीका है, हमें ये जानना है कि इन पे पर शेयर फॉरफिट कितना अमाउंट था। तो इसमें पहले तो ये जानना है कि फॉरफिट पर शेयर कितना हुआ। चूंकि हमें पता है कि अलॉटमेंट रुपए की नॉन पेमेंट की वजह से टोटल शेयर 100 का था, 20 मंगाए ही नहीं, तो इसका मतलब 80 मंगाए। 80 में से भी ये कह रहे हैं 50 रुपए अलॉटमेंट के पे नहीं हुए, तो पे कितने हुए होंगे, 80 में से 50 गए तो 30। बट इसमें भी इस क्वेश्चन पे इन्होंने बताया हुआ है कि 6% डिस्काउंट पे इशूड थे। शेयर 100 रुपए का है, 6% डिस्काउंट का मतलब 6 रुपए, तो 6 रुपीज डिस्काउंट के घटा देंगे। कुल मिलाकर के इन शेयर पे जो प्राप्त हुए थे कंपनी को वो 24 रुपए। तो जो 24 रुपए प्राप्त हुए थे कंपनी को, यही फॉरफिट भी होंगे। तो पर शेयर फॉरफीचर हुआ 24 रुपए। अब हमें देखना है कि रीइश्यू पे यूज कितना हो रहा है। तो 90 रुपए में ये रीइश्यू कर रहे हैं फुल्ली पेड मान करके। जब शेयर रीइश्यू होते हैं, अगर वो ओरिजिनली डिस्काउंट पे थे तो रीइश्यू के टाइम पे भी डिस्काउंट को ध्यान में रखा जाता है। तो 6% डिस्काउंट अगर मानेंगे तो 100 रुपए का शेयर है, तो 6 रुपए तो डिस्काउंट हो गया वो, यानी कि आने थे 94 रुपए। अब इन्होंने 90 रुपए लेकर के रीइश्यू कर दिए, यानी कि 4 रुपए की डिस्काउंट है। तो जो 4 रुपए की डिस्काउंट है रीइश्यू पे, वो फॉरफिटेड के 24 रुपए में से यूज कर लेंगे, बाकी बचे 20 रुपए। 20 रुपए फॉरफीचर के पर शेयर शुद्ध बचत हो गई कंपनी के लिए। यही 20 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। तो 20 रुपए पर शेयर देख लें, टोटल 360 शेयर से 360 इंटू 20 कर दें, तो ये आ जाता है 7200। 20 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। आदर्श लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आदर्श लिमिटेड ने फॉरफिट किए 40 शेयर 10 रुपए प्रति एक के, जिन पे 7 कॉल्ड अप थे 7 रुपए। ऑन विच विराट हैड पेड ₹5 पर शेयर। इन पे विराट ने पे किए थे 5 रुपए पर शेयर, तो जो 5 रुपए पे किए वही फॉरफिट होंगे। 30 शेयर्स वर रीइश्यूड टू तरुण एज फुल्ली पेड अप ₹4.6 पर शेयर। तरुण को रीइश्यू कर दिए 30 शेयर 6 रुपीज, तरुण एज फुल्ली पेड अप 46 पर शेयर। अच्छा, फुल्ली पेड अप मान करके 6 रुपए में, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए, तो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिए 6 रुपए में रीइश्यू कर दिए 4 रुपए, तो रीइश्यू पे डिस्काउंट दिए 4 रुपए, और टोटल फॉरफिट हुए थे पर शेयर कितने, 5 रुपए। तो 5 फॉरफिट करे थे एक शेयर पे, जिनमें से 4 रीइश्यू पे डिस्काउंट में यूज हो गए, बचा 1 रुपया। यही शुद्ध बचत है। टोटल 30 शेयर हैं जो रीइश्यू कर रहे हैं, 1 रुपए के रेट से 30 रुपए वो अमाउंट होगी जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी। ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें टोटल 6 महत्वपूर्ण क्लॉज होते हैं। ये पूछ रहा है उनमें से कौन सा क्लॉज नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज करके कोई क्लॉज नहीं होता है। बाकी नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कंपनी इज गिवन। एक कंपनी के संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है 10 लाख, एरियर है 50,000 का, एडवांस है 50,000, प्रपोज डिविडेंड है 10%। इसमें पूछा अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, तो केवल कॉल्ड अप जो केवल जो पेड अप अमाउंट है फाइनली
उस पे ही अलाउड होता है डिविडेंड। 10 लाख कॉल्ड अप है जिसमें से 50,000 का एरियर है, इसका मतलब जो पेड अप है वो 9,50,000 है। एडवांस को इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता है। तो 9,50,000 रुपए जो फाइनली पेड अप है, जो मिल चुका है कंपनी को अमाउंट, इसी पे डिविडेंड दिया जाएगा 10% के रेट से, जो आ जाएगा 95,000। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 25,000, तो ये क्वेश्चन औरों से थोड़ा हटके है, कॉस्ट का है। सेल प्राइस किसी प्रोडक्ट का 25,000 रुपये है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 है, प्रॉफिट है 25% कॉस्ट पे, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? पहले हमें इस पे इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। 25% ऑन कॉस्ट दिया है, जबकि हमें जो यहाँ पे अमाउंट दिया है वो सेल का है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 25% ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब कॉस्ट अगर 100 होगी तो प्रॉफिट 25 होगा। तो इसका मतलब जो सेल है वो 125 होगी। अब सेल हमें यहाँ पे गिवन है 25,000, तो 25,000 से हम इसका प्रॉफिट भी जान सकते हैं और कॉस्ट भी जान सकते हैं। तरीका है 25,000 यानी कि सेल प्राइस दिया है, सेल प्राइस जो है वो 125 है। जब परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि 25% प्रॉफिट है, 100 अगर कॉस्ट है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल 125 है। अब हमें कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100/125 कर देंगे, तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। 100/125 करके इसकी जो कॉस्ट निकल करके आएगी वो चेक कर लें पहले। वो आ जाएगी कितनी, 25 से 4 टाइम ये जाएगा, 5 टाइम ये जाएगा, 5 से 5 टाइम जाएगा और 5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपये जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया कॉस्ट। हमें इसने पूछा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 माइनस कर देंगे, 16,000 रुपीज आ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।